हेलो स्टूडेंट्स, आइए आगे बढ़ते हैं। प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर में अगला टॉपिक है हमारा शक्ति क्षय, व्यय विद्युत ऊर्जा। प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में व्यय विद्युत शक्ति का मापन करते हैं। कैसे मिलेगी? हमको एक फार्मूला निकालना है। देखिएगा, मान लें किसी विद्युत परिपथ में हमको जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है, एनर्जी लॉस हो रही है, जो शक्ति क्षय हो रहा है, उसको निकालना है। तो हम ये जानते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में व्यय विद्युत ऊर्जा की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। मान लें किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज और धारा के बीच फाई का कलांतर है, और मान लिया कि वोल्टेज अग्रगामी है और धारा पश्चगामी है। या तो ये मान सकते हो, या आप ये भी मान सकते हो V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। कुछ भी मान सकते हैं। V इज इक्वल टू हमने माना है यहां पर V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। इसका मतलब वोल्टेज धारा से कला में फेज में फाई जो है फॉरवर्ड इन फेज है, फाई अग्रगामी है। मतलब वोल्टेज लीड कर रही है फाई के फेज से। और हमको मालूम है दिष्ट धारा परिपथों में व्यय विद्युत शक्ति था P इज इक्वल टू V इंटू आई। हमने निकाला हुआ है, पीछे पड़ा हुआ है जब हमने डीसी सर्किट से पढ़े थे। आप हम यहां से शुरू कर रहे हैं। ये देखिए, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। या हम इसको ऐसे भी शुरू कर सकते थे, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। या हम इसको ऐसे भी शुरू कर सकते हैं, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। कोई एक जनरल सर्किट ले लिया हमने, जिस सर्किट में वोल्टेज धारा से कला में फाई अग्रगामी। अब हम फार्मूले में रख देते हैं। किसी परिपथ में व्यय विद्युत शक्ति होती है P इज इक्वल टू V इंटू आई। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। इस फर्स्ट स्टेप में हमने V और I की वैल्यू पुट कर दी। तो P इज इक्वल टू V मीन्स V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, एंड I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी। अब देखिएगा, इसको मैं खोल रहा हूं साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। हमने V नॉट को ऐसे ही लिख दिया, I नॉट को ऐसे ही लिख दिया। साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को खोल रहा हूं। साइन A प्लस B का फार्मूला है साइन A कॉस B, साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव इंटू साइन ओमेगा टी, ये ज्यों का त्यों। अब साइन ओमेगा टी से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो P इज इक्वल टू V नॉट इंटू I नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव, साइन स्क्वायर ओमेगा टी फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी साइन फाइव। फिर से हमने क्या करा, इस साइन स्क्वायर ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन टू ओमेगा टी कॉस टू ओमेगा टी में कन्वर्ट कर दिया। तो हमारे पास आ गया P इज इक्वल टू V नॉट इंटू आई नॉट, पीछे पड़ा हुआ है हाफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान हमने रखा। ये देखिए 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी पीछे पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि जिसको जो भूल गए हैं पिछले लेक्चर में देख लीजिएगा, कॉस टू ओमेगा टी इज इक्वल टू होता है 1 माइनस टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी। मीन्स साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू आ गया हमारे पास कितना, 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी। यही मैंने साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू यहां पर पुट करी है। और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इसको खोल रखा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी वाले से। तो ये ऐसा आ गया, P इज इक्वल टू V नॉट इंटू आई नॉट 1/2 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी कॉस फाइव, ये कॉस फाइव, ये पहला ये वाला पोर्शन है। और शेष इसको जो का त्यों रहने दिया, कॉस ओमेगा टी साइन फाइव।
अब हमने पीछे भी जब आरएमएस वैल्यू निकाली थी, जब एवरेज वैल्यू निकाली थी, तो हमने पढ़ा हुआ है कि प्रत्यावर्ती धारा के किसी पूर्ण चक्र के लिए cos ओमेगा टी, cos 2 ओमेगा टी अप टू सोन cos n ओमेगा टी, इसका एवरेज वैल्यू 0 होता है। इसी प्रकार sin ओमेगा टी, sin 2 ओमेगा टी, sin अप टू सोन sin n ओमेगा टी, इसका एवरेज वैल्यू भी 0 होता है। तो अब देखिएगा, ये cos 2 ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू हो गया 0, इसका भी cos ओमेगा टी का भी एवरेज वैल्यू 0, sin ओमेगा टी का भी एवरेज वैल्यू 0। ये सब मान रख दोगे तो ये वाला टर्म 0 हो गया। यहां बचा 1/2 cos फाई। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के पूर्ण चक्र में जो व्यय विद्युत शक्ति आ गई पी एवरेज इज इक्वल टू भी नॉट इंटू आई नॉट इंटू हाफ इंटू cos फाई। शेष तो 0 हो गया। इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं। कैसे देखिएगा, और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, पी एवरेज इज इक्वल टू भी नॉट इंटू आई नॉट इंटू हाफ इंटू cos फाई आया था। इसको हम ऐसे लिख देते हैं, पी एवरेज इज इक्वल टू, नीचे 2 है तो भी नॉट के नीचे √2 अलग कर दें, आई नॉट के नीचे √2 अलग कर दें cos फाई। तो √2 इंटू √2 2 हो गया। तो सेम वही चीज, भी नॉट इंटू आई नॉट हाफ cos फाई यू आई। तो भी नॉट अपॉन √2 इंटू आई नॉट अपॉन √2 इंटू cos फाई। अब देखिए, चूंकि हमने क्या पढ़ा है, वी आर एम एस इज इक्वल टू भी नॉट अपॉन √2 एंड आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन √2। तो इसके बदले वी आर एम एस, इसके बदले आई आर एम एस इंटू cos फाई। ये प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में व्यय विद्युत शक्ति होगी। औसत व्यय विद्युत शक्ति बहुत सिंपल सा है। अब ध्यान रखिएगा, कोई भी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ हो तो हमको उसमें ये cos फाई चाहिए। इस cos फाई को कहते हैं शक्ति गुणांक और पावर फैक्टर कहते हैं। इस पावर फैक्टर को हमने हर सर्किट के लिए निकाल रखा है। जैसे ओमी परिपथ के लिए फाई इज इक्वल टू 0 तो cos फाई 1, प्रेरकी परिपथ इंडक्टिव सर्किट के लिए फाई इज इक्वल टू π/2 तो cos फाई इज इक्वल टू 0। कैपेक्टिव सर्किट के लिए जिसमें संधारित्र केवल होती है, धारिता होती है, उसके लिए भी -π/2 वोल्टेज पश्चिमगामी होता है धारा से कला में, तो cos -π/2 भी 0। इसका मतलब शुद्ध प्रेरकत्व और शुद्ध संधारित्र वाले परिपथ में, प्योर इंडक्टिव एंड प्योर कैपेक्टिव सर्किट में पावर लॉस, एवरेज पावर लॉस 0 होता है। ये ध्यान रखना है। और शेष जो सर्किट्स आएंगे, LR, LC, RC, LCR, उनके लिए हम फाई निकालेंगे तो हमको cos फाई मिल जाएगा। cos फाई कितना आ रहा है उस बात पर डिपेंड करेगी पावर, एवरेज पावर लॉस, एवरेज पावर कंज्यूम्ड, मतलब औसत कितनी शक्ति क्षय हो रही है वो cos फाई पर डिपेंड होगी। और हमने एक बात और कही है, किसी भी प्रत्यावर्ती धारा में, धारा परिपथ में यदि हम वोल्टेज और धारा का मापन करते हैं एसी वोल्ट मीटर और एसी एमीटर से प्रत्यावर्ती वोल्टेज को और प्रत्यावर्ती धारा का मेजरमेंट करते हैं, तो वो आरएमएस वैल्यूज को पढ़ते हैं। वोल्ट मीटर, एसी वोल्ट मीटर क्या पड़ेगा, VRMS, एसी एमीटर क्या पड़ेगा, IRMS। उस पर भी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। अब एक अगला बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आ रहा है, वाटहीन धारा, वाटलेस करंट। वाटहीन, वाट शक्ति का मात्रक होता है, शक्तिहीन धारा, ध्यान दीजिएगा, पावरलेस करंट। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में व्यय विद्युत शक्ति अभी अभी हमने निकाला है, पी एवरेज इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू cos ऑफ फाई। ये हमने जस्ट अभी पढ़ा है। यदि किसी परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व हो, प्योर इंडक्टेंस हो, तब अब भी हमने जिक्र करा कि शुद्ध प्योर इंडक्टिव सर्किट में फाई जो है, मतलब वोल्टेज धारा से कला में π/2 अग्रगामी होता है। सो cos फाई इज इक्वल टू π/2, cos फाई इज इक्वल टू तब हो जाएगा 0। तब एवरेज पावर
कंज्यूम्ड एवरेज पावर पी एवरेज, औसत व्यय विद्युत शक्ति हुई 0, क्योंकि cos फाई इसमें रख दोगे, cos फाई का मान 0 रख दोगे तो एवरेज पावर पी एवरेज इज इक्वल टू कितनी होगी। इसका अर्थ यह है कि परिपथ में धारा तो प्रवाहित होगी। धारा का मतलब IRMS होता है। यदि किसी परिपथ में धारा तो प्रवाहित हो रही है, फ्लो कर रही है, करंट फ्लो कर रही है, परंतु पावर लॉस क्या हो, 0, पावर लॉस बिल्कुल भी नहीं हो, शक्ति क्षय नहीं हो रही है, ऐसी धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में बिना ऊर्जा क्षय के जो करंट फ्लो करती है, विदाउट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस के जो करंट फ्लो करती है, वही पावरलेस वाटलेस करंट कहलाती है। एक लाइन का P एवरेज इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई इज इक्वल टू आप 0 कर दोगे तो P एवरेज इज इक्वल टू 0 आएगा। ऐसा इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट में होता है। इसका अर्थ ये हो गया कि यदि किसी सर्किट में विद्युत धारा तो प्रवाहित हो रही है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा तो प्रवाहित हो रही है, परंतु शक्ति क्षय, शक्ति की हानि, पावर लॉस वो बिल्कुल 0 हो रहा है, कोई शक्ति क्षय नहीं हो रहा है। बिना शक्ति क्षय के विद्युत धारा उस परिपथ में व्यय हो रही है, तो ऐसी धारा को हम कहते हैं वाटहीन धारा। और किस में फ्लो होगी वाटहीन धारा, ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। अभी आप केवल 2 चीजों का जिक्र करिएगा, एक तो प्योर इंडक्टिव सर्किट में, प्योर इंडक्टिव सर्किट में पावर लॉस 0 होता है, और दूसरा प्योर कैपेसिटिव सर्किट में, शुद्ध धारितीय परिपथ में और शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में, इन 2 सर्किट्स में पावर लॉस क्या होता है, 0 होता है। मतलब करंट तो फ्लो करेगी परंतु औसत व्यय विद्युत शक्ति 0 होगी। ये हो गई वाटलेस करंट, वाटहीन धारा। और इसी पे बेस्ड है एक चोक कुंडली। देखिएगा चोक कुंडली, चोक कॉइल को देख लीजिएगा। देखो दिष्ट धारा परिपथों में क्या होता है, धारा का मान कम करने के लिए या धारा का मान अधिक करने के लिए, धारा का मान कम ज़्यादा करने के लिए, धारा के मान में परिवर्तन करने के लिए हम रियोस्टेट का यूज करते हैं, धारा नियंत्रक प्रयुक्त करते हैं। और धारा नियंत्रक का क्या होता है, कुछ प्रतिरोध होता है जिसके कारण कुछ विद्युत ऊर्जा I2R के रूप में क्षय हो जाती है। दिष्ट धारा परिपथों में धारा को कम ज्यादा करने का मतलब हम धारा नियंत्रक रियोस्टेट का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण I2R के रूप में, क्योंकि R जो है रियोस्टेट का कुछ प्रतिरोध जरूर होगा, जिसके कारण ऊर्जा क्षय हो जाती है। परंतु प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में हम क्या करते हैं, धारा के मान को कम ज्यादा करने के लिए, कम या अधिक करने के लिए, धारा के मान में, प्रत्यावर्ती धारा का मान में परिवर्तन करने के लिए हम चोक कुंडली प्रयुक्त करते हैं, चोक कॉइल यूज की जाती है। और चोक कुंडली जो एक आइडियल चोक कॉइल होती है, उसका ओमीय प्रतिरोध बिल्कुल नहीं के बराबर होना चाहिए, निग्जिबल होना चाहिए। 0 तो हम नहीं कहेंगे, बिल्कुल नगण्य होना चाहिए। एक जो बढ़िया चोक कुंडली कहलाएगी उसका ओमी प्रतिरोध तो नगण्य हो जाएगा, और परंतु उसका प्रेरकत्व होगा, इंडक्टेंस होगा। तो इसका मतलब यदि प्रतिरोध नगण्य होगा तो इसमें व्यय विद्युत ऊर्जा, जो ऊर्जा क्षय होगी, वो भी नगण्य होगी। आराम से समझिएगा भाई, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, दिष्ट धारा परिपथों में दिष्ट धारा को कम ज्यादा करने के लिए, धारा के मान में नियंत्रण करने के लिए हम धारा नियंत्रक का प्रयोग करते हैं। क्योंकि धारा नियंत्रक का कुछ प्रतिरोध होगा,
तो उसमें करंट फ्लो करेगी, तो करंट फ्लो करेगी तो आई स्क्वायर इंटू आर के फॉर्म पर कुछ ऊर्जा की हानि हो जाएगी, शक्ति क्षय हो जाएगा। परंतु दिष्ट धारा परिपथों के अलावा यदि हम प्रत्यावर्ती धारा परिपथों की बात करेंगे तो उसमें धारा के मान को कम या अधिक करने के लिए चोक कॉयल, चोक कुंडली प्रयुक्त की जाती है। चोक कुंडली का ओमी प्रतिरोध नगण्य होता है। जो ओमिक रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है तो उसके कारण शक्ति क्षय, पावर लॉस, एवरेज पावर लॉस वो क्या होगा, नेग्लिजिबल, नगण्य होगा, नहीं के बराबर होगा। अब चोक कुंडली को हम बनाएंगे कैसे, थोड़ा सा समझिएगा। अब देखिए, चोक कुंडली को जब हम बनाते हैं तो चोक कुंडली एक उच्च प्रेरकत्व, मतलब प्रेरकत्व उसका बहुत अधिक होगा, और नगण्य ओमी प्रतिरोध और ओमिक रेजिस्टेंस क्या होगा, नेग्लिजिबल वाले तांबे के मोटे तार की, तांबे के पृथक्कृत मोटे तार की अनेक फेरों वाली एक कुंडली होती है। और जो प्रत्यावर्ती परिपथ में बिना विद्युत ऊर्जा के क्षय किए धारा की प्रबलता को कम कर देती है या ज्यादा कर देती है। यह है चोक कुंडली। अब चोक कुंडली बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक नरम लोहे की छड़ लेंगे जिसको नरम लोहे की क्रोड कहते हैं। उस क्रोड पर हम पृथक्कृत तांबे के, पृथक्कृत का मतलब होता है इंसुलेटेड, जो पृथक्कृत तांबे का मोटा तार होगा उस पर लपेट देंगे। ये देखिए, ये लपेट रखी है ये कुंडली। पृथक्कृत तांबे के मोटे तार को किस पर लपेट देंगे, नरम लोहे की क्रोड पर लपेट देंगे, चोक कुंडली बन जाएगी। और इस चोक कुंडली को जब हम प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ेंगे तो धारा की प्रबलता को वो कम ज्यादा कर देगा, बिना ऊर्जा के, बिना शक्ति के क्षय किए। अब देखिए, पी एवरेज इज इक्वल टू, अभी हमने पढ़ा है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में व्यय औसत विद्युत शक्ति है पी एवरेज। ये डेरिवेशन पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है भाई एग्जामिनेशन के हिसाब से। पी एवरेज इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। शुद्ध प्रेरकत्व के लिए फाई इज इक्वल टू पाई बाई 2 रख दोगे, तब क्या हो जाएगा, यहां पर पी एवरेज इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। पी एवरेज इज इक्वल टू 0। अब देखिए, जो चोक कुंडली है उसका पूरा का पूरा ओमी प्रतिरोध शून्य तो हो नहीं सकता, कुछ न कुछ तो रहेगा, कुछ न कुछ होगा। परंतु यदि एक अच्छी चोक कुंडली होगी तो उसका जो ओमीय प्रतिरोध होना चाहिए वो नगण्य होना चाहिए। कैसे नगण्य होगा, देखिए फिर से आ रहे हैं, कॉस फाई इज इक्वल टू क्या होता है, आर अपॉन जेड। चोक कुंडली में 2 रेजिस्टेंस है। देखो, ये चोक कुंडली में एक तो इंडक्टेंस L होगा, एक सपोज इसका रेजिस्टेंस है, ओमिक रेजिस्टेंस R है। तो इसके लिए प्रतिबाधा L और R सर्किट में हमने पढ़ा है, उसके लिए जो इंपेडेंस होता है, प्रतिबाधा होती है Z इज इक्वल टू अंडर R स्क्वायर प्लस XL। XL का मतलब ओमेगा, L का होल स्क्वायर। तो कॉस फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, R अपॉन जेड, R अपॉन अंडर R स्क्वायर प्लस ओमेगा L होल स्क्वायर। अब चूंकि जो चोक कुंडली है उसके लिए कॉस फाई बराबर हम क्या मान लें, एवरेज पावर लॉस 0 है, तो कॉस फाई इज इक्वल टू 0। तो कॉस फाई इज इक्वल टू 0, तो आर अपॉन जेड इज इक्वल टू 0। सो आर इज इक्वल टू 0 इंटू जेड, आर बराबर 0। इसका मतलब चोक कुंडली का ओमी प्रतिरोध क्या होना चाहिए, वो लगभग नगण्य होना चाहिए, 0 के आसपास होना चाहिए। ये है चोक कुंडली। कितनी चीजें होंगी, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत व्यय विद्युत शक्ति, नंबर 1 पी एवरेज इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, नंबर 1 चीज। दूसरी चीज वाटहीन धारा, शक्तिहीन धारा
ऐसी धारा ऐसी धारा जो किसी परिपथ में व्यय तो हो रही हो, परंतु शक्ति क्षय, एवरेज पावर लॉस क्या हो रहा हो, 0। दो चीज। और ऐसा काम कौन करेगा, चोक कुंडली। क्या होगी चोक कुंडली, एक पृथकृत तांबे के मोटे तार की अनेक फेरों वाली कुंडली है, जिसको नरम लोहे की छड़ के ऊपर, क्रोड के ऊपर लपेट करके बना दिया जाता है। यदि हम इस चोक कुंडली के सिरों को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ देंगे तो ये प्रत्यावर्ती धारा की प्रबलता को कम ज़्यादा करने का काम करेगा, और इससे होकर के जो धारा प्रवाहित होएगी, आगे बढ़ेगी, वो धारा की प्रबलता को कम ज़्यादा करने के साथ साथ एवरेज पावर लॉस भी नहीं करेगी, शक्ति क्षय भी इसके द्वारा नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया कि चोक कुंडली को केवल प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ही प्रयुक्त करेंगे भाई। क्यों? क्योंकि दिष्ट धारा परिपथ में इसको हम लगा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि दिष्ट धारा परिपथ की आवृत्ति होती है 0, फ्रीक्वेंसी 0। एसी की फ्रीक्वेंसी हमने कहा हमारी कंट्री में 50 हर्ट्ज की एसी की जनरेट लगभग होती है। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, तो 2 पाई न्यू 0 हो गया, तो ओमेगा इज इक्वल टू भी 0 हो गया। तो एक्स एल इज इक्वल टू क्या हो गया, प्रेरण प्रतिघात ओमेगा एल 0 हो गया। अतः चोक कुंडली का जो ओमी प्रतिरोध रहेगा वो केवल वही रहेगा, आर रहेगा, एक्स एल 0 हो जाएगा। यहां देखिए, तो क्योंकि Z इज इक्वल टू √R² प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर है, एक्स एल बराबर 0, तो Z इज इक्वल टू R रह जाएगा कि नहीं। अब Z इज इक्वल टू R रह जाएगा, तो यदि पृथकृत मोटे तार के, तांबे के तार की कुंडली होगी, तो हम कह रहे हैं कि मोटे तार का प्रतिरोध, ओमी प्रतिरोध भी लगभग नगण्य होता है, तो उसका ओमी प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा, 0 के आसपास हो जाएगा। इसका मतलब चोक कुंडली एक ऐसा उपकरण है जो प्रत्यावर्ती धारा के मान में परिवर्तन कर सकता है, उसकी प्रबलता को कम कर सकता है या ज़्यादा कर सकता है, और बिना विद्युत ऊर्जा क्षय के प्रत्यावर्ती धारा को प्रवाहित कर, मतलब इसमें वाटलेस करंट फ्लो होगी। ये है चोक कुंडली। और ये पूछा जाता है प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में व्यय विद्युत शक्ति का डेरिवेशन पी एवरेज इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई पूछा जाता है, और चोक कुंडली भी पूछी जाती है, और वाटलेस करंट भी पूछी जाती है। जैसे उत्तराखंड बोर्ड में 2020 में ये वाटहीन धारा किसे कहते हैं, और चोक कुंडली का सिद्धांत समझाइए, मतलब वाटहीन धारा के बारे में 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप लोग इसे तैयार कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। अगला टॉपिक है हमारा अनुनादी परिपथ, रिजोनेंट सर्किट, बहुत ही महत्वपूर्ण चौथा टॉपिक आ रहे हैं आज के लेक्चर में। देखो, हमने प्रत्यावर्ती धारा परिपथ पढ़े कितने, 7, और लास्ट में 7वां परिपथ पढ़ा हमने LCR परिपथ। और अन्नादि परिपथ, अन्नाद की स्थिति में क्या होता है, अन्नादि परिपथ किसे कहते हैं, इस पर हमको थोड़ा सा डिस्कस करना है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जो प्रत्यावर्ती अनुनादी परिपथ होते हैं, वो प्रत्यावर्ती धारा अनुनादी परिपथ जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो श्रेणी क्रम अनुनादी परिपथ, श्री रिजोनेंट सर्किट कहलाते हैं, और दूसरे समांतर क्रम अनुनादी परिपथ, पैरेलल रिजोनेंट सर्किट कहलाते हैं। श्रेणी क्रम अनुनादी परिपथों को देखिएगा, सीरीज रिजोनेंट सर्किट। श्रेणी क्रम अनुनादी परिपथ में हम क्या ले लेते हैं, एक प्रेरकत्व लेते हैं भाई, एक प्रेरकत्व L, ये देखिए प्रेरित्र ले लिया, इंडक्टर ले लिया, और एक कैपेसिटर ले लिया, और एक रेजिस्टर ले लिया। L, C और R, ये तीनों को सीरीज में जोड़ा। सीरीज में जोड़ने के बाद हमने क्या कर दिया, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत लगा दिया।
और LCR परिपथ हमने पीछे पड़ा हुआ है। और सपोज माना ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत भी इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी लगा रखा है हमने। तो क्या हो रहा था जब हम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ पढ़ रहे थे, LCR सर्किट पढ़ा था, इस V में से VL इसके अक्रॉस ड्रॉप हुआ, VC इस संधारित्र की प्लेटों के बीच ड्रॉप हुआ, और VR इस प्रतिरोध के सिरों के बीच, VR प्रतिरोध के सिरों के बीच, VC इस संधारित्र के सिरों के बीच, प्लेटों के बीच, और VL जो है V में से VL ड्रॉप हुआ इस प्रेरित्र के सिरों के बीच। पीछे पड़ा हुआ है LCR सर्किट। और हमने LCR सर्किट सीरीज सर्किट में इसकी इंपेडेंस निकाली थी, प्रतिबाधा। तो Z इज इक्वल टू, इसको रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, Z इज इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, या XC माइनस XL का होल स्क्वायर। अब ध्यान ये रखना है, जब इस LCR श्रेणी क्रम परिपथ में XL इज इक्वल टू XC हो जाए, XL इज इक्वल टू XC होने का मतलब इस प्रेरित्र के सिरों के बीच विभवांतर संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर VC के बराबर हो जाएगा। VL इज इक्वल टू VC जब मिलेगा तब मिलता है XL इज इक्वल टू XC। जब XL इज इक्वल टू XC रहेगा तो यहां देखिएगा तब Z इज इक्वल टू R रह जाएगा, Z इज इक्वल टू R। तो इस परिपथ में केवल ओमिक्स रेजिस्टेंस ही प्रभावी रहेगा इस कंडीशन में, और इसी को कहते हैं अन्नाद की स्थिति। और अन्नाद की स्थिति में प्रतिबाधा Z इज इक्वल टू R रह गया, ये मिनिमम हो जाता है। और इस परिपथ में प्रवाहित धारा I इज इक्वल टू V अपॉन R, R का मतलब नेट रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस Z के इक्वल, इंपेडेंस है हो, I इज इक्वल टू V अपॉन Z मतलब V अपॉन R रह जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम। जब LCR सीरीज परिपथ में प्रतिबाधा न्यूनतम होगी तो न्यूनतम होने के लिए केवल ओमी प्रतिरोध रह जाएगा, क्योंकि XL बराबर XC एक दूसरे के बराबर विपरीत कैंसिल हो जाएंगे, जीरो हो गया उनका रिजल्टेंट, तो केवल रेजिस्टेंस R रहा, ओमिक रेजिस्टेंस। तब इस कंडीशन में परिपथ में प्रवाहित धारा की का मान अधिकतम होगा, इसको कहते हैं अन्नाद की स्थिति। जिस आवृत्ति पर धारा का मान अधिकतम होगा, मैक्सिमम धारा जो बह रही है, उस मैक्सिमम करंट जिस समय फ्लो करेगी उस सर्किट में, उसी समय उस परिपथ की जो आवृत्ति होती है उस आवृत्ति को कहते हैं अनुनादी आवृत्ति। फिर समझिएगा, जिस आवृत्ति पर परिपथ में धारा का मान अधिकतम होगा, कब होगा? व्हेन Z इज इक्वल टू R, तब। तो उस आवृत्ति को कहेंगे अनुनादी आवृत्ति। तो अनुनादी आवृत्ति हमने पीछे भी निकाली है, किस किस में निकाली है? LC सर्किट में निकाली है, LCR में भी वही आ रही है, क्योंकि XL इज इक्वल टू XC की स्थिति में हमने अनुनादी आवृत्ति निकाली है। तो किसी श्रेणीबद्ध LCR परिपथ के लिए निश्चित प्रत्यावर्ती विभवांतर की वह आवृत्ति, एक फिक्स्ड पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे, पोटेंशियल लेंगे, प्रत्यावर्ती वोल्टेज लेंगे आवृत्ति के लिए, जिसमें जिस विभवांतर पर परिपथ में प्रवाहित धारा का मान अधिकतम होगा, उस परिपथ उसे ही हम क्या कहेंगे? उस परिपथ की अनुनादी आवृत्ति ν0 या f0 कहेंगे। आपकी बुकों में ν_r या fr लिखा होगा और कोणीय आवृत्ति ω_r लिखा होगा। तो अन्नाद की स्थिति में क्या हो गया भाई? XL इज इक्वल टू XC, XL 2 पाई न्यू इंटू एल, 2 पाई न्यू के बदले ν0 इंटू एल इज इक्वल टू 1/2 पाई ओमेगा, 1/ओमेगा XC इज इक्वल टू, अरे भाई XL इज इक्वल टू तो होता है, XL इज इक्वल टू तो होता है ओमेगा इंटू एल, और XC होता है 1/ओमेगा इंटू C।
XL ओमेगा L बराबर 1/ओमेगा C। ओमेगा का मान रखा 2 पाई न्यू नॉट न्यू जीरो इंटू L इज इक्वल टू 1/2 पाई न्यू जीरो C। तो न्यू स्क्वायर बराबर आएगा 1/4 पाई स्क्वायर LC। तो न्यू जीरो इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडरूट LC। ये अन्नादि आवर्ती पीछे भी पढ़ चुके हैं। तो श्रेणी क्रम अन्नादि परिपथ का मतलब हो गया LCR। श्रेणी क्रम अन्नादि परिपथ का मतलब हो गया, ये देखिएगा एक बार फिर रिपीट कर लीजिएगा। उस परिपथ की प्रतिबाधा Z इज इक्वल टू इतनी। परिपथ का प्रतिरोध न्यूनतम होने के लिए क्या कर दोगे, XL बराबर XC, तब Z इज इक्वल टू R हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ये अन्नाद की स्थिति में होगा। इसका मतलब परिपथ की प्रतिबाधा जब न्यूनतम होगी तब परिपथ में प्रवाहित धारा का मान अधिकतम होगा, और उस समय उस परिपथ की जो आवृत्ति होगी उसी को हम क्या कहेंगे, अनुनादी आवृत्ति। अनुनादी आवृत्ति पर ध्यान रखना, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर सर्किट में जो करंट फ्लो होती है वो मैक्सिमम होती है, और अन्नादी आवृत्ति कितनी, LCR सर्किट की सीरीज में LCR सर्किट जुड़ा हुआ है तो उसकी रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडरूट LC। 1/2 पाई अंडरूट 1/LC इतनी होती है। अब देखिए, आपको इसमें ज़्यादा बहुत कुछ नहीं करना है कि श्रेणीक्रम अन्नादि परिपथ जब मिलेगा तो हमको श्रेणीक्रम अन्नादि परिपथ के लिए अन्नाद की स्थिति में रेजिस्टेंस मतलब इम्पेडेंस मिनिमम होना चाहिए, Z इज इक्वल टू R आ जाएगा, और प्रतिरोध न्यूनतम तो उस समय परिपथ में प्रवाहित धारा का मान अधिकतम, और उस अधिकतम धारा पर जो आवृत्ति होगी वो अन्नादि आवृत्ति होगी, उसको हम न्यू जीरो से डिनोट कर रहे हैं 1/2 पाई अंडरूट 1/LC। अब देखिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इसको समझ लेते हैं। तो अन्नाद की स्थिति में कुल मिला के ये हो गया, when XL इज इक्वल टू XC देन Z इज इक्वल टू R, cos फाई इज इक्वल टू 0 होगा, पीछे पढ़ा हुआ है हमने, और cos फाई इज इक्वल टू 1। इतनी चीजें याद रखना। प्रतिरोध प्रतिबाधा न्यूनतम, धारा अधिकतम, उस स्थिति में ये ओमिक सर्किट की तरह कार्य करेगा, केवल क्योंकि प्रतिरोध रह रहा है ओमिक रेजिस्टेंस, तब cos फाई इज इक्वल टू 0 होगा, नहीं फाई इज इक्वल टू 0 होगा, और cos फाई इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, इसका मतलब अन्नाद की स्थिति में धारा I और विभवांतर V के बीच जो कलांतर होता है वो शून्य होता है, वो समान कला में होता है, ये ध्यान रखना है। अब हमने क्या करा, एक श्रेणीक्रम अन्नादि परिपथ लिया। श्रेणीक्रम अन्नादि परिपथ में हम क्या करते हैं, अन्नाद की स्थिति को देखते हैं। तो हम आवृत्ति, उस प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, और परिपथ में प्रवाहित धारा का मान I देखते जाते हैं। आवृत्ति और धारा के बीच हम ग्राफ खींचते हैं। तो जब आवृत्ति कम होती है धारा भी कम होती है। आवृत्ति बढ़ाने पर धारा का मान तेजी से बढ़ता है, अधिकतम होता है, और एक विशेष आवृत्ति पर सर्किट में जो करंट फ्लो होती है वो मैक्सिमम होती है। ये I मैक्स हो गया, I मैक्स ये है I मैक्स। ये जिस आवृत्ति पर धारा का मान अधिकतम होता है वह आवृत्ति ही अनुनादी आवृत्ति है। उसके बाद आवृत्ति परिपथ की प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति और बढ़ाने पर क्या होता है, धारा के मान में फिर से तेजी से गिरावट होने लगती है। ये अनुनादी आवृत्ति होगी भाई। बस तो एक चीज और याद रख लेना है, Z इज इक्वल टू R, फाई इज इक्वल टू 0, cos फाई इज इक्वल टू 1। वोल्टेज और धारा के बीच कोई कलांतर नहीं है, इसका अर्थ ही हो गया। इसका मतलब अन्नादि आवृत्ति न्यू जीरो या F0 पर परिपथ में प्रवाहित धारा का मान अधिकतम। ये कर्व हो गया, रिजोनेंस कर्व कहलाता है, अनुनाद वक्र कहलाता है। दूसरा अनुनादी परिपथ होता है समांतर क्रम अनुनादी परिपथ। थोड़ा सा ध्यान से देखना, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट।
इस परिपथ में भी क्या होते हैं, LCR होते हैं, परंतु कैसे होते, ऐसे होते, देखिएगा। एक प्रेरित्र लेंगे L, एक संधारित्र लेंगे C, एक इंडक्टर लिया, प्योर इंडक्टर, एक प्योर कैपेसिटर। ये L हो गया और ये C हो गया। L के साथ हम सीरीज पे एक रेजिस्टर जोड़ देंगे R, और C के साथ भी एक रेजिस्टर जोड़ देंगे उतना ही R। L के साथ रेजिस्टर R और C के साथ भी उतना ही रेजिस्टेंस R जोड़ करके फिर हम क्या कर देंगे, इनको समांतर क्रम में जोड़ लेंगे। समांतर क्रम में जोड़ने के बाद फिर क्या लगा देंगे, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत V इज इक्वल टू सपोज V0 साइन ओमेगा t लगा दिया, अप्लाई कर दिया। ये देखिए, अब इसमें करंट फ्लो, ये सीरीज नहीं पैरेलल रेजोनेंस सर्किट है भाई, इसमें से करंट आई फ्लो हुई, आई में से बटेगी सपोज I1, जहां ये प्रेरित्र है इधर को गई करंट I1, और करंट I2 गई कहां को, संधारित्र जिधर को, इस ब्रांच को। फिर यहां मिलके I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अब देखिएगा फिर क्या करा भाई, इस परिपथ में प्रेरकत्व L और धारिता C को समांतर क्रम में किसके साथ, एक प्रतिरोध के साथ जोड़ देंगे। समांतर क्रम में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है, और दोनों शाखाओं में, दोनों शाखाओं का मतलब इस L और C वाली शाखाओं में जो प्रतिरोध रहेगा वो समान रहेगा। अब देखिए, यदि इन परिपथ की शाखाओं में धाराएं I1 और I2, I1 कहां को गई, LR वाली शाखा में, और I2 कहां को गई है, CR वाली शाखा में, तो I1 इज इक्वल टू V अपॉन R, I1 इज इक्वल टू V तो सेम रहेगा, ये V तो सेम रहेगा क्योंकि ये पैरेलल में है, तो I इज इक्वल टू V अपॉन इस शाखा में R का मतलब अंडर R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, इस वाली शाखा में। नंबर फर्स्ट स्टेप हो गया। और सेकंड वाली ब्रांच में I इज इक्वल टू V अपॉन R का मतलब अंडर R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। ये सब समझ में आ रहा है, ये सेकंड स्टेप हो गया। ये देखिए, यदि धारा I1 तथा I2 का विभवांतर V1 और V2 के साथ कलांतर phi1 और phi2 हो, तब tan phi इज इक्वल टू LR सर्किट हमने पढ़ा है, tan phi इज इक्वल टू XL अपॉन R पढ़ा है, phi1 इज इक्वल tan phi1 इज इक्वल टू XL अपॉन R, और LC सर्किट में tan phi बराबर पढ़ा है हमने XC अपॉन R। ध्यान रखिएगा, पीछे सर्किटों में जाइएगा, LR LC जोड़े वाले जो सर्किट हमने, 3 जोड़े वाले सर्किट पढ़े हैं, LR सर्किट, RC सर्किट और LC सर्किट। तो LR वाले सर्किट में tan phi होता है, मतलब tan phi को हम phi1 कह रहे हैं XL अपॉन R, और tan phi2 दूसरी ब्रांच के लिए जो वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर है उसको phi2 कह रहे हैं। ये नंबर तीसरी चीज, और ये नंबर चौथी चीज। ऐसा मिल गया भाई। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। 4 चीजें हो गई, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये देखिए, यहां पर विभवांतर भी धारा I1 से कला में पश्चगामी नहीं सॉरी अग्रगामी लिखा हुआ है। देखिएगा, ये है I, ये है R, VR, ये है VL, और करंट I। जब परिपथ में क्या होता है, ये देखिए, जब परिपथ में कौन होता है, केवल
एल और आर होंगे। फर्स्ट शाखा को देखिए, ये वी आर और ये वी एल और धारा ये आई। आई को हम अभी I1 माने तो वी एल और वी एल का मतलब वी एल का मतलब भी माना है हमने यहां, और I को I1 का मतलब I माना है। वी एल और I1 के बीच कलांतर 90 का है, परंतु φ1 कितना, ये φ1 हुआ, ये φ1, ये कितना, φ1 इज इक्वल टू कितना, प्लस π/2। और ऐसे ही I2 परिपथ में, ये दूसरी ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रही है, इस वाली ब्रांच में I2 और VC को देखिए, I2 और VC, ये VC मतलब I और VC के बीच ये है φ2 इज इक्वल टू भी है माइनस π/2। देखिए, चूंकि जो रेजोनेंस की कंडीशन होती है उसके लिए VL इज इक्वल टू VC होता है, तो XL इज इक्वल टू XC, देन I1 इज इक्वल टू I2। तो I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू, इसलिए मैंने I लिखा है, ठीक है। तो इसका मतलब XL व XC की तुलना में R का मान, XL और XC की तुलना में R का मान यदि बहुत कम हो, तब φ1 इज इक्वल टू φ2 इज इक्वल टू 90 होता है। ये देखिए, φ1 इज इक्वल टू φ2 इज इक्वल टू 90। और रिजोनेंस की कंडीशन में क्या हो जाएगा, XL इज इक्वल टू XC मतलब VL इज इक्वल टू VC। XL इज इक्वल टू XC का मतलब हुआ VL इज इक्वल टू VC होना चाहिए, तभी तो XL इज इक्वल टू XC आएगा। तो XL इज इक्वल टू XC, देन न्यू जीरो इज इक्वल टू, फिर रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी वही आ गई 1/2π√1/LC। अब देखिए, समांतर क्रम अन्नादि परिपथ में, अन्नादि आवर्ती पर परिपथ में इसमें ठीक उल्टा होता है भाई। अनुनादि आवर्ती पर परिपथ में धारा का मान न्यूनतम होता है, यहां ये ध्यान रखना, मिनिमम करंट मिलती है। रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर न्यू जीरो पर परिपथ में धारा का मान लगभग शून्य, मिनिमम। अतः समांतर क्रम अन्नादि परिपथ में किसी विशेष आवृत्ति की धारा को रोकने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये जो समांतर क्रम अन्नादि, ये फिल्टर परिपथ की तरह कार्य करता है भाई, ठीक है। तो ये जो है विशेष आवृत्ति की धारा को रोकने के लिए प्रयुक्त होता है, क्योंकि अन्नादि आवृत्ति पर धारा क्या हो जा रही है, शून्य। इसलिए ये जो समांतर क्रम अन्नादि परिपथ है, यह फिल्टर परिपथ की भांति कार्य करता है। और रेडियोप्रेसी में, रेडियो ट्रांसमीटर जो होता है, रेडियो ट्रांसमीटर में इसका उपयोग किया जाता है। फिर से देखिए धारा और आवर्ती के बीच, इसमें भी हम ग्राफ, इधर को हमने फ्रीक्वेंसी ली एक्स एक्सेस में, वाई एक्सेस में हमने क्या ली है, करंट ली है, जैसे वहां करा था। आवृत्ति को बढ़ाते जाएंगे तो हम परिपथ में करंट, देखिए परिपथ में करंट धीरे धीरे घटती है और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने पर तेजी से घट रही है, शून्य हो रही है। फिर आवृत्ति बढ़ने पर जो करंट है सर्किट में वो तेजी से बढ़नी शुरू होगी। और इस फ्रीक्वेंसी पर न्यू जीरो पर करंट में, परिपथ में करंट क्या है, जीरो। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे सर्किट में करंट लगभग जीरो हो जाती है, इसीलिए इसको फिल्टर परिपथ की भांति प्रयुक्त किया जा सकता है। इसका मतलब अन्नादि परिपथ कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के। कौन कौन, श्रेणी क्रम अन्नादि परिपथ और समांतर क्रम अन्नादि परिपथ। तो आपको दो चीजें याद रखनी है। श्रेणी क्रम अन्नादि परिपथ में यदि हम आवृत्ति और धारा के बीच ग्राफ खींचेंगे तो श्रेणी क्रम अन्नादि परिपथ में अनुनादि आवृत्ति पर परिपथ में धारा का मान अधिकतम होगा। जो पहला वाला ग्राफ आपने पढ़ा था, कौन वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ,
ये देखिए, श्रेणी क्रम अनुनादी परिपथ में अनुनादी आवृत्ति पर, अभी इसको देख लीजिए, ये अनुनादी आवृत्ति पर परिपथ में धारा का मान मैक्सिमम आई मैक्सिमम या आई नॉट भी कह सकते हो। और समांतर क्रम अनुनादी परिपथ में जो क्या होगा, धारा होगी अनुनादी आवृत्ति पर परिपथ में धारा का मान 0। भाई ये दो चीजें तो आपको बिल्कुल क्लियर रखनी है, इसीलिए इसको फिल्टर परिपथ की भांति भी प्रयुक्त करेंगे और रेडियो ट्रांसमीटर में इसका यूज किया जाता है। अब हमने इस चैप्टर में देखिए, नहीं सॉरी, इस लेक्चर में हमने क्या चीजें पढ़ी भाई? हमने प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत व्यय शक्ति पढ़ी, नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज वाटहीन धारा क्या है। नंबर 3 जो कुंडली पढ़ी। नंबर 4 अनुनादी परिपथ पढ़ा। अनुनादी परिपथ कौन कौन अनुनादी परिपथ? श्रेणी क्रम और समांतर क्रम अनुनादी परिपथ। अब इस चैप्टर में कुछ और चीजें हमारी बच गई हैं। क्या क्या चीजें पढ़ी बची? एक तो गुणवत्ता कारक, क्वालिटी फैक्टर बच गया है एक चीज, और सबसे महत्वपूर्ण जो मुख्य टॉपिक है, एक ट्रांसफॉर्मर बच गया हमारे पास, ट्रांसफॉर्मर। उसको अगले लेक्चर में हम उसका स्टडी करेंगे, अगले पार्ट में उसका अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। शेष फिर।